मैं गीतांजलि लेके आई हूँ नॉन स्टॉप खबरें बाय टाइम्स की ओर से। पिछले 24 घंटों में 3,900 नए कोविड-19 मामले और 195 घातक परिणाम। सरकार पिछले 24 घंटों में 3,900 नए कोविड-19 मामले और 195 घातक परिणाम सामने आए। एक ही दिन में सबसे बड़ी स्पाइक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि कुछ राज्य समय पर मामलों की रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे, जो अब संबोधित किया जा रहा है। देश में कोविड-19 स्थिति पर दैनिक ब्रीफिंग की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कुल मामलों की संख्या 46,433 है और एक संक्रामक बीमारी से निपटने के लिए 1,566 पर मौत हो जाती है। इस प्रकार मामलों के समय पर रिपोर्टिंग और उनका प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है और इन क्षेत्रों में कुछ राज्यों में अंतराल को नोट किया गया था, जो उचित अनुनय के बाद संबोधित किया जा रहा है, अग्रवाल ने कहा। गुजरात में कोविड-19 पीड़ित के दाह संस्कार को लेकर स्थानीय लोगों की पुलिस के साथ झड़प हुई। अधिकारियों ने कहा कि गुजरात के आनंद जिले के शमशान में एक कोविड-19 पीड़िता का अंतिम संस्कार करने से एक नागरिक दल को रोकने के लिए भीड़ द्वारा कथित रूप से हमला करने पर 2 पुलिसकर्मी और एक एम्बुलेंस चालक घायल हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को कहा, घटना वल्लभ में हुई थी, विद्यानगर शहर में मंगलवार की रात, जिसके बाद विद्युत शवदाह के निकट रहने वाले 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस उपाधीक्षक बीडी जडेजा ने कहा, हरिओम नगर में शमशान के निकट रहने वाले लगभग 100 स्थानीय लोगों ने मंगलवार रात के साथ वहां पहुंची खंभात नागरिक टीम को घेर लिया। करमसाड के एक अस्पताल में कोरोना वायरस से मरने वाले एक व्यक्ति का शव। स्थानीय लोग जो कोरोना वायरस के सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन कर रहे थे, भीड़ ने नहीं सुनी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने सुरक्षा कर्मियों पर पथराव किया। कुछ राज्यों ने कोविड-19 मामलों के बारे में देर से रिपोर्ट की। मौतें। मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसने पिछले 24 घंटों में नए मामलों के साथ साथ उपन्यास कोरोना वायरस के घातक मामलों में उच्चतम आंकड़े नोट किए हैं और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुछ राज्यों ने मौतों की रिपोर्टिंग में देरी की। कोविड-19 मामलों और मौतों की संख्या पर एक राजनीतिक विवाद रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, हमने कुछ राज्यों के साथ पीछा किया क्योंकि हमें समय पर मामले और मौतों की रिपोर्ट नहीं मिल रही थी। मामलों की सूचना दी गई है और पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट की गई मौतों में अचानक वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों में दर्ज किए गए नए मामले 3,900 हैं और नई मौतें 195 हैं। यह अब तक की सबसे अधिक संख्या है। अग्रवाल ने कहा, पिछले 24 घंटों में कम से कम 1,020 रोगियों को ठीक किया गया है, जिसमें कुल रोगियों की संख्या 12,726 है। अग्रवाल ने कहा, वसूली दर आज 27.41% है और दोहरीकरण दर 12 दिन है। यूपी में तालाबंदी को टालने के आरोप में श्रीलंका के 2 नागरिकों सहित 13 तबलीगी जमात के सदस्य गिरफ्तार। कोरोना वायरस लॉकडाउन के आदेशों का उल्लंघन करते हुए एक मस्जिद में कथित रूप से रहने के लिए 2 श्रीलंकाई नागरिकों सहित 13 तबलीगी जमात के सदस्यों को यहां गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बुधवार को कहा कि 2 श्रीलंकाई नागरिकों को जेल भेज दिया गया है। अन्य 11 जमात सदस्य। उन्होंने कहा कि दिल्ली में श्रीलंका दूतावास को उसके 2 नागरिकों की गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है। उन्होंने 13 को आईपीसी की धारा 188 और 269 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने लापरवाही से जीवन के लिए खतरनाक बीमारी फैलने की आशंका जताई। श्रीलंकाई नागरिकों को धार्मिक गतिविधियों में लिप्त करके वीज़ा नियमों का उल्लंघन करने के लिए विदेशियों अधिनियम की धारा 14 और 14C के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने प्रति व्यक्ति केंद्र द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश, धार्मिक स्थलों और पूजा स्थलों को बंद रखा जाएगा ताकि कोरोना वायरस के प्रसार पर अंकुश लगाया जा सके। जिला अधिकारियों ने एक अभियान चलाया है तबलीगी जमात के सभी सदस्यों को जो 25 मार्च को तालाबंदी के बाद से छिप रहे थे। जम्मू कश्मीर में मारे गए शीर्ष हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर सहित 4 आतंकवादी। अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन का एक कमांडर और एक अन्य आतंकवादी मारा गया। हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू, जो 8 साल से फरार चल रहा है और 12 लाख रुपए का इनाम रखता है, मारा गया था।
अधिकारियों ने कहा कि दूसरे मृत आतंकवादी की पहचान अभी भी नहीं हो सकी है। जिले के एक अन्य गांव में एक साथ हुई गोलाबारी में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अधिकारियों ने पहले ही मोबाइल इंटरनेट छीन लिया है। पुलिस ने एहतियात के तौर पर घाटी में एक संभावित कानून व्यवस्था की समस्या की आशंका के मद्देनजर सेवाएं दी। पुलिस ने कहा कि लोगों की आवाजाही पर सख्त प्रतिबंध है। पुलिस प्रवक्ता ने आज सुबह कहा कि एक शीर्ष आतंकवादी कमांडर एक साथी मुठभेड़ में फंस गया था, लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं बताई। कोविड-19 की मौत की संख्या बढ़कर 1,694 हो गई। मामले भारत में 49,391 हो गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। कोविड-19 के कारण मृत्यु दर 1,694 हो गई और बुधवार को देश में 49,391 मामलों की संख्या बढ़कर 49,391 हो गई, जिसमें पिछले 24 घंटों में 126 मौतों और 2,958 मामलों की वृद्धि दर्ज की गई थी। कोविड-19 मामले 33,514 हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कुल 13,160 लोग बरामद हुए हैं और एक मरीज पलायन कर गया है। इस प्रकार लगभग 28.71% मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, कुल मामलों में 111 विदेशी नागरिक शामिल हैं। कुल 111 मंगलवार शाम से मौतों की सूचना दी गई थी, जिसमें से गुजरात से 49, भारत से 34, राजस्थान से 12, पश्चिम बंगाल से 7, उत्तर प्रदेश से 3, पंजाब और तमिलनाडु से 2-2 और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश से 1-1 व्यक्ति की मौत हुई थी, मंत्रालय ने कहा। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ ने आयुर्वेद के माध्यम से प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए सुझाव प्राप्त करने के लिए ऐप लॉन्च किया। वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। मुझे दृढ़ता से विश्वास है कि आयुष कवच मोबाइल ऐप लोगों को योग की प्राचीन विधा और भारत के आयुर्वेद के माध्यम से अपने शरीर के प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए नुस्खे का उपयोग करने में मदद करेगा, उन्होंने लॉन्च में कहा। आदित्यनाथ ने कहा कि आयुर्वेद और भारत की प्राचीन परंपराओं में प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित कई तथ्य और युक्तियां हैं जो इस प्रकार के वायरस से लड़ने में सहायक हैं। ऐसे ऐप की आवश्यकता थी जो आसानी से आयुर्वेद और पारंपरिक दवाओं और सरल भाषा में नुस्खे के बारे में आम लोगों के बीच आसानी से जानकारी दे सके। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी सरकार द्वारा मंगलवार को यहाँ जारी एक बयान में आदित्यनाथ ने कहा कि मोबाइल ऐप आयुष कवच को यूपी के आयुष विभाग ने कोविड-19 स्वास्थ्य संकट के मद्देनजर विकसित किया है। भारतीय नौसेना ने फंसे हुए नागरिकों को मालदीव से घर लाने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया। भारतीय नौसेना ने मंगलवार को मालदीव गणराज्य के पोर्ट जल सेवा और मागर को भेजने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु सी ब्रिज शुरू किया। ऑपरेशन समुद्र सेतु 8 मई 2020 से चरण 1 के हिस्से से निकासी अभियान शुरू करेगा। नेवी के अधिकारियों ने कहा, पहली यात्रा के दौरान कुल 1,000 लोगों को बाहर निकालने की योजना बनाई गई है, जिसमें कोरोना वायरस से संबंधित सामाजिक दूरता मानदंडों के लिए खान-पान और जहाज पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। मालदीव गणराज्य में भारतीय मिशन नौसेना के जहाज़ों द्वारा निकाले जाने वाले भारतीय नागरिकों की एक सूची तैयार कर रहा है और अपेक्षित चिकित्सा स्क्रीनिंग के बाद उनके संवरने की सुविधा प्रदान करेगा। सूत्रों ने जानकारी दी कि INS जलशवा, जो सबसे बड़ा जहाज है, वह 8 मई को पुरुष तक पहुंच जाएगा और INS सागर 10 मई को पहुंचेगा। नौसेना को समुद्र से उनकी निकासी के लिए उपयुक्त तैयारी करने के लिए निर्देशित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में तीसरी कोविड-19 मौत की सूचना। उपन्यास कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाले एक 21 वर्षीय व्यक्ति की मंगलवार को शिमला में मृत्यु हो गई। हिमाचल प्रदेश में तीसरी जानलेवा बीमारी। तालाबंदी के दौरान दिल्ली में फंसे युवक सारका घाट क्षेत्र में अपने घर लौट आया था। अप्रैल में मंडी जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जीवानंद चौहान ने PTI भाषा से कहा, प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार वो उपन्यास कोरोना वायरस से पीड़ित थे। उनके दूसरे परीक्षण की पुष्टि रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, चौहान ने कहा कि जन्म के बाद से ही किडनी दिल्ली के एक अस्पताल से इलाज करवा रही थी।
सोमवार को उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ₹450 बेड के कोविड-19 अस्पताल में पुणे आईटी सुविधा का पुनर्विचार करने के लिए विप्रो लिमिटेड ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत वो पुणे के हिंजवाड़ी में अपने सूचना प्रौद्योगिकी परिसरों में से एक का पुनरुत्थान करेगा। एक 450 बिस्तर मध्यस्थ देखभाल कोविड-19 अस्पताल में और 30 मई तक राज्य सरकार को सौंप देगा। इस अस्पताल को 1 साल बाद वापस आईटी सुविधा में बदल दिया जाएगा, बंगलुरु मुख्यालय वाली कंपनी ने एक बयान में कहा। 450 बेड वाले अस्पताल को मध्यम मामलों के इलाज के लिए सुसज्जित किया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण रोगियों को स्थानांतरित करने से पहले 12 बेड शामिल होंगे। तृतीयक देखभाल सुविधा के लिए यह एक स्वतंत्र पृथक कोविड-19 समर्पित परिसर है, जिसमें डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए 24 अच्छी तरह से नियुक्त कमरे शामिल हैं। इसमें कहा गया है, हम कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में महाराष्ट्र सरकार के साथ मजबूती से खड़े हैं, विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष रुशद प्रेमजी ने कहा। महाराष्ट्र परिषद ने विधायक के रूप में उद्धव ठाकरे की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मतदान किया। महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए आगामी द्विवार्षिक चुनाव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक विधायक के रूप में अपनी शुरुआत करने का अवसर प्रदान करेगा और यह देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या 9 सीटों के लिए एक प्रतियोगिता होगी जो कि कब्रों तक होती है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि 9 रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचित किया जाता है, लेकिन अगर किसी चुनाव की स्थिति पैदा होती है तो परिषद चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल बनाने वाले सभी 288 विधायकों को मुंबई आना होगा। एक कांग्रेस नेता ने अपना वोट डाला। 17 मई को लॉकडाउन का विस्तार किया गया तो विधायकों के लिए मुंबई की यात्रा करना मुश्किल हो सकता है। सभी दलों को एक प्रतियोगिता से बचने के बारे में निर्णय लेना होगा और इस दिशा में प्रयास जारी हैं। यह कहते हुए कि राज्य पार्टी इकाई के अध्यक्ष बालासाहेब थोरात ने मंगलवार को राकांपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। चुनाव 21 मई को निर्धारित है और परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे। सरकार ने पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर, डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। सरकार ने मंगलवार की शाम को पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड राजस्व के साथ 1.6 लाख रुपए का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया, क्योंकि इसने एक मंदी से उत्पन्न लाभ के पारित नहीं होने के अपने समय परीक्षण के फॉर्मूले को दोहराया। उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि तेल और तेल की कीमतों में हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कर के बदलाव का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेल की कीमतों में हालिया गिरावट के चलते उन्हें समायोजित किया जाएगा। कर और सीमा शुल्क पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 2 रुपये प्रति लीटर और सड़क उपकर में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। डीजल के मामले में विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 5 रुपये प्रति लीटर और सड़क उपकर में वृद्धि की गई है, 8 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद मध्य वर्ष की आर्थिक समीक्षा का सुझाव देती है। कोरोना वायरस की स्थिति के कारण आर्थिक संकट और भी बदतर हो गया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद PMEC ने जुलाई में GDP, राजस्व और व्यय लक्ष्य को रीसेट करने के लिए मध्यावधि आर्थिक समीक्षा का सुझाव दिया है। मध्य वर्ष की समीक्षा के लिए एक तत्काल आवश्यकता है। अर्थव्यवस्था, ताज़ा आर्थिक वास्तविकताओं को देखते हुए कर लक्ष्य, GDP पूर्वानुमान, राजकोषीय लक्ष्य और व्यय सभी को पुनः अन्याय करने की आवश्यकता है। यह एक प्रकार का मिनी बजट होगा और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में मदद करेगा। अधिकांश सदस्यों का विचार समान है, एक वरिष्ठ PMEAC सदस्य ने कहा। अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जुलाई के पहले सप्ताह में इसकी घोषणा करने की सिफारिश की है। यह मामला प्रधानमंत्री कार्यालय, PMO, वित्त मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पिछले हफ्ते आभासी बैठकों की एक श्रृंखला के दौरान उठाया गया था। प्रधानमंत्री की देखरेख में आयोजित किया गया। बीजेपी ने पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले जम्मू कश्मीर के फोटो जर्नलिस्ट को बधाई देने के लिए राहुल गांधी को निशाना बनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्टों की सराहना की,
जिन्होंने घाटी में जीवन की हड़ताली छवियों के लिए 2020 पुलित्जर पुरस्कार जीता। पुलित्जर पुरस्कार जीतने के लिए भारतीय फोटो जर्नलिस्ट डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को बधाई। जम्मू और कश्मीर में उनके जीवन की शक्तिशाली छवियों के लिए आप हम सभी पर गर्व है, उन्होंने ट्वीट में कहा। राहुल गांधी के बधाई ट्वीट के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर हमला किया और पूछा कि क्या विपक्षी दल घाटी को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं या नहीं। भाजपा के प्रवक्ता संबंधित पात्रा ने अपने नेताओं के फोटो ट्वीट करने वालों को बधाई देने पर कांग्रेस पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि गांधी ने उन लोगों की कामना की है जो कश्मीर को एक लड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं। कप्तानी में मुझे अभी भी लगता है कि विराट कोहली प्रगति पर काम कर रहे हैं, आशीष नेहरा। नेहरा ने कहा, बहुत से प्रगतिशील खिलाड़ी हैं लेकिन उन्हें लंबी अवधि के लिए समर्पित होना चाहिए। आज जब हम भारतीय वनडे टीम में 5 और 6 नंबर के बारे में बात करते हैं तो हम इसके बारे में निश्चित नहीं हैं। भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा अपने शो आकाशवाणी पर, केएल राहुल 5वें स्थान पर हैं और पंत MS धोनी को सफल बनाने के लिए आप जिस व्यक्ति की तैयारी कर रहे थे वो पानी परोस रहा है। पंत ने राहुल को वाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम में जगह दी थी। पंत की विसंगतियों की वजह से उनकी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि भारतीय टीम प्रबंधन ने राहुल को विकेट कीपिंग दस्ताने सौंपे, जिन्होंने बड़ी सहजता के साथ यह पदभार संभाला। मुझे पता है कि उन्होंने अपने मौके गंवा दिए हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उन्हें टीम में बनाए रखा है क्योंकि आपने 22-23 साल में उनमें क्षमता देखी थी, नेहरा ने कहा। इसी के साथ मैं संवाददाता गीतांजलि आपसे विदा लेती हूँ। इसी तरह की नॉनस्टॉप खबरों को जारी रखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।